हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 6 सोशल साइंस की जो न्यू एनसीईआरटी बुक है उसके चैप्टर फर्स्ट को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट है आपका लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, जो कि जियोग्राफी का पार्ट है आपका। इसमें स्टार्टिंग में ही एक कोड दिया हुआ है आर्यभट्ट जी का, जो कि अराउंड 500 कॉमन एरा में थे। और वो कोड क्या है? द ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड्स इन स्पेस मेड अप ऑफ वाटर, अर्थ, फायर एंड एयर एंड ए सफेकल। अब ये कह रहे हैं कि जो अर्थ है या उसका ग्लोब जो है वो जो है स्पेस में स्टैंड करता है। पहली बात तो ये, यानी कि हमारी अर्थ कहाँ पर है? स्पेस में है। अब ये किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है? इसमें वाटर भी है, अर्थ भी है यानी कि लैंड एरिया भी है, फायर भी है, एयर भी है, और इसकी शेप का भी बताया कि ये किस तरह की है। सफेरिकल शेप में है, राउंड शेप में है। इट इज सराउंडेड बाय ऑल क्रिएचर्स टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक। अब कहा है कि ये जो पूरी की पूरी अर्थ है ये सभी तरह के क्रिएचर्स से भरी हुई है, चाहे वो टेरेस्ट्रियल है यानी कि चाहे वो लैंड पर रहने वाले जितने भी क्रिएचर्स हैं, या फिर एक्वेटिक है यानी कि जो वाटर बॉडीज में रहने वाले जितने भी क्रिएचर्स हैं। सभी तरह के क्रिएचर्स, सभी तरह के प्राणियों से ये भरी हुई है। ये बात किन्होंने बोली थी? आर्यभट्ट जी ने। आर्यभट्ट कौन थे? एक मैथमेटिशियन थे और साथ ही साथ एस्ट्रोनॉमर भी थे, जो कि अराउंड 476 टू 550 सीई तक रहे थे, कॉमन एरा तक रहे थे। इन्होंने ही जीरो को डिस्कवर किया था। तो अब चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देखिए हमें यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, जो कि एक अर्थ की शेप का डायग्राम दिया गया है कि अर्थ को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और यहाँ पर देखिए एक डिवाइडेशन दिया हुआ है, और वो डिवाइडेशन किस चीज का है? सेंटर में ही ये चीज एक लाइन दे रखी है, यानी कि ये इक्वेटर लाइन है जो कि अर्थ को नॉर्थ और साउथ दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। यहाँ पर भी दिया हुआ है हमें इक्वेटर लाइन, और इधर भी दे रखी है। अब आगे देखिए द बिग क्वेश्चंस। चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हमें कोई डिटेल देने से पहले ही यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट इज अ मैप एंड हाउ डू वी यूज इट? अब एक मैप क्या होता है और हम इसे किस तरह से यूज करते हैं? व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट्स, और इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं, मुख्य मुख्य पार्ट हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें कहा व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स। अब कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? हाउ कैन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बी यूज टू मार्क एनी लोकेशन ऑन द अर्थ। और साथ ही साथ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो अर्थ पर किसी भी लोकेशन को मार्क करने में किस तरह से हेल्पफुल होते हैं, हम किस तरह से उनका यूज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है हाउ आर लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड। अब जो लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम ये अलग अलग चीजें होती हैं, तो ये लॉन्गिट्यूड से किस तरह से रिलेटेड है वो हमें बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि एक मैप क्या होता है और हम इसे किस तरह से यूज करते हैं और इसके क्या क्या मेन कंपोनेंट्स होते हैं। सो अ मैप इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेलेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लेस यूजुअली ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस। अब एक मैप जो है बेसिकली एक फ्लैट सरफेस पर बनाया जाता है, ड्रॉ किया जाता है, और इन्हें जो है मैप के अंदर जो है काफी चीजों को सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि एक मैप के अंदर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है, और वो रिप्रेजेंटेशन किस चीज की होती है? सेलेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लेस, यानी कि कोई प्लेस है उसके जो जो मुख्य भाग हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, उसकी जो जो विशेषताएं हैं, उन सभी को एक फ्लैट सरफेस पर ड्रॉ किया जाता है, उसी को हम मैप कहते हैं। देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप, और एक मैप के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज डिस्टेंस, देन डायरेक्शन एंड देन सिंबल। यानी कि पहले तो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं मैप में कि कितनी डिस्टेंस किसी चीज की होगी, फिर उस डिस्टेंस को मेजर करने के बाद वहां तक पहुंचने का रास्ता ढूंढते हैं हम, तो डायरेक्शन यूज करते हैं, और सिंबल्स भी यूज करते हैं कि कौन सी जगह के लिए किस तरह का सिंबल यूज हो रहा है। कहीं कहीं कोई खेत आ रहा है तो उसके लिए क्या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, कहीं कोई पेट्रोल पंप आ रहा है तो उसके लिए क्या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो इस तरह से ये 3 मेन कंपोनेंट्स हैं जो एक मैप को ड्रॉ करने में हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं एंड हाउ कैन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बी यूज्ड टू मार्क एनी लोकेशन ऑन द अर्थ। और अर्थ पर किसी भी लोकेशन को माप करने में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड किस तरह से हेल्पफुल होते हैं, किस तरह से वो मार्क करते हैं किसी भी चीज को। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं पहले वो समझेंगे। Coordinates in maps are points of intersection in a grid system. Grid system क्या होता है? कोई भी जाल होता है, जैसे हम
ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ जो है वो ग्रिड पैटर्न पर बेस्ड होता है। इस तरह से वो बॉक्सेस लाइंस लगी होती हैं। तो इस तरह का जो जाल होता है उसे ग्रिड सिस्टम कहते हैं। और वहां पर कोई भी पॉइंट जहां पर आपस में मिल रहा है, जैसे ये पॉइंट है इसको मैंने सर्किल में मार्क किया है, या फिर ये पॉइंट हो गया इसको मैंने सर्किल में मार्क कर दिया, तो ये होता है ग्रिड सिस्टम के अंदर किन्हीं दो पॉइंट्स का इंटरसेक्शन होना, आपस में जुड़ाव होना या मिलना। इन मैप्स कोऑर्डिनेट्स आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। और मैप के अंदर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, किस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं कि एक तरफ से तो भाई लैटिट्यूडनल लाइंस आ रही हैं और दूसरी तरफ से हमारे सामने लॉन्गिट्यूडनल लाइंस आ रही हैं। तो जहां पर इनका इंटरसेक्शन हुआ, जहां पर इनका कॉम्बिनेशन बना, उसी चीज को हम मैप्स के अंदर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब लैटिट्यूड क्या होता है पहले वो जानेंगे। लैटिट्यूड इज अ मेजरमेंट ऑफ अ लोकेशन नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। अब इक्वेटर का मैंने चैप्टर के शुरू में डिस्क्रिप्शन दिया था। मान लीजिए ये एक अर्थ है और ये उसकी सेंटर लाइन है जो उसको नॉर्थ और साउथ दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अब नॉर्थ से साउथ तक लेकर इस तरह से जो लेटी हुई लाइनें हैं उसको हम लैटिट्यूड कहेंगे। लेटी हुई लाइनों को हम क्या कहेंगे, लैटिट्यूड, चाहे वो नॉर्थ में है चाहे साउथ में है। तो ये नॉर्थ से साउथ की मेजरमेंट करती है कि नॉर्थ से साउथ में कितनी लाइंस बन रही हैं, कितना डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। इन कंट्रास्ट लॉन्गिट्यूड इज अ मेजरमेंट ऑफ लोकेशन ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन एट ग्रीनविच। अब ग्रीनविच लाइन के बारे में पहले जानेंगे। ग्रीनविच लाइन क्या है? एन इमेजिनरी नॉर्थ साउथ लाइन दैट पासेस थ्रू बोथ जियोग्राफिकल पोल्स एंड ग्रीनविच, लंदन, इंग्लैंड, यूके। अब ग्रीनविच लाइन जो है एक इमेजिनरी लाइन है। अब ये नॉर्थ से साउथ को कैसे कवर कर रही है? नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है, ये देखिए, ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर और साउथ पोल तक जाती है लाइंस। इन तरह की लाइंस को जो है लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो है, इस तरह की लाइंस को कहा जाता है। ये लाइंस लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं। और इन्हीं में एक जगह है ग्रीनविच नाम की जो कि लंदन यूके में है, लंदन इंग्लैंड यूके में। उसको हमने ग्रीनविच लाइन कहा है जो कि हमारे सामने जीरो टाइम जो है वो रिप्रेजेंट करती है। हमारा इंडिया का मेजरमेंट टाइम है +5:30 GMT। ग्रीनविच मीन टाइम के अकॉर्डिंग हम बात करें तो +5:30 GMT। वो किससे है? वो ग्रीनविच के थ्रू है, यानी कि ग्रीनविच का मीन टाइम है 0 GMT, 0 ग्रीनविच मीन टाइम। और उससे अगर हम राइट साइड की तरफ जाएंगे, ईस्ट साइड की तरफ जाएंगे तो टाइम जो है वो प्लस होगा। अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तो टाइम जो है वो माइनस होगा। ये हमें ध्यान रखना है। अब लॉन्गिट्यूड पढ़ते हैं हम। इन कंट्रास्ट लॉन्गिट्यूड इज अ मेजरमेंट ऑफ लोकेशन ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन एट ग्रीनविच। अब ग्रीनविच लाइन जो है उसको हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, यानी कि मुख्य जो समय रेखा होती है उसे भी प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ग्रीनविच लाइन को ही कहते हैं हम। तो उस पर जो मेजरमेंट की जाती है लोकेशन ईस्ट से लेकर वेस्ट तक की, यानी कि ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जितनी भी लाइंस आ रही हैं उन सभी को लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कहा जाता है। अब एक डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे इसे। यहाँ पर मैंने ग्लोब का डायग्राम दिया है। देखिए यहाँ पर ये ग्लोब है, ये 2D में है। अब यहाँ पर देखिए ये जो इस तरह से लेटी हुई लाइंस आ रही हैं सारी, ये सारी लेटी हुई लाइंस जो हैं, इस तरह की जितनी भी लाइंस आएंगी यहाँ पर, ये लैटिट्यूडनल लाइंस कहलाएंगी। लेटी हुई रेखाएं जो हैं वो लैटिट्यूडनल लाइंस हैं। और इस तरह की जो लाइंस हैं जो ऊपर से नीचे को जो है एक साथ मिला रही हैं, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिला रही हैं, इस तरह की जितनी भी लाइंस हैं वो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से हमारी जियोग्राफी की शुरुआत होती है। जियोग्राफी के बारे में हम जानते हैं। लेटी हुई जो लाइंस हैं वो लैटिट्यूडनल, और जो लॉन्ग लाइंस हैं, खड़ी रेखाएं हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल्स हैं। जैसे इसमें यहाँ पर एक और चीज़ दी हुई है कि हमारी जो अर्थ की सरफेस है वो सिर्फ बाहर जैसी दिख रही है वैसी नहीं है, ये अंदर से भी काफी ज्यादा गहरी है, काफी ज्यादा डीप है। इसकी लेंथ भी है, अभी देखिए इसकी हाइट भी जा रही है और इसकी विड्थ भी आ रही है। तो ये 3 डायरेक्शंस जो है इसको रिप्रेजेंट करती हैं, जिससे कि हमारा पूरा ग्लोब जो है वो क्रिएट होता है। इसमें भी आपको लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल लाइंस जो हैं जरूर दिख रही होंगी, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड क्वेश्चन हमें कहा है हाउ आर लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड। अब जो लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम है वो लॉन्गिट्यूड से किस तरह से जुड़े हुए हैं ये हमें बताना है। सो देयर इज अ क्लोज रिलेशन बिटवीन लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। अब लॉन्गिट्यूड
और टाइम के बीच में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्लोज रिलेशन है। किस तरह से है? द अर्थ मेक्स वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ 360 डिग्रीज इन 24 आवर्स। अब एक अर्थ है वो पूरा अपने सरफेस पर जो रोटेशन करती है 24 आवर्स में करती है, और कितने डिग्रीज का रोटेशन कर लेती है वो? 360 डिग्रीज का। और ये रोटेशन क्यों होती है? क्योंकि अर्थ अपने सरफेस पर थोड़ा सा झुकी हुई है, 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री जो है वो झुकी हुई है। इट पासेस थ्रू 15 डिग्रीज इन 1 आवर। अगर हम इनका डिवाइडेशन करेंगे तो 24 आवर्स में अगर ये 360 डिग्रीज जो है घूम रही है तो 1 आवर में ये 15 डिग्रीज घूमेगी, 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। और अगर उसको भी हम डीप कर दें तो 1 डिग्री की वैल्यू आ जाती है 4 मिनट्स। इसको मैं बाद में आपको कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा। दस देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 4 मिनट्स ऑफ टाइम फॉर 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड के रेफरेंस में हम जितने भी 1 डिग्री क्रॉस करते रहते हैं उतना ही 4 मिनट्स का जो है डिफरेंस पड़ता रहता है टाइम के साथ। कैसे पड़ता है ये? जैसे मान लीजिए एक ग्लोब है, एक अर्थ है, उसमें ये एक लाइन है। अगर हम इसके राइट साइड में 1 डिग्री भी क्रॉस करेंगे तो 4 मिनट जो है टाइम प्लस हो जाएगा, और अगर हम 15 डिग्रीज क्रॉस करेंगे तो 1 घंटा टाइम आगे हो जाएगा, यानी कि +1 GMT हो जाएगा ये। और अगर हम इसके इधर चले जाएंगे 15 डिग्री, या मान लीजिए 75 डिग्री चल रहे हैं हम, 75 डिग्री जाएंगे तो कितने आवर्स का डिफरेंस होगा? तो 5 आवर्स का डिफरेंस होगा। मैंने आपको कहा था लेफ्ट में जाएंगे तो माइनस में जाएगा टाइम, तो ये -5 GMT हो जाएगा। -5 GMT पे कितने डिग्री होगा? ये 75 डिग्रीज का होगा। तो ये हमें डिफरेंस जो है इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। मैंने आपको कहा था इंडिया का जो टाइम है वो +5:30 GMT है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करें तो 15 डिग्रीज को अगर हम 5:30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 82.5 डिग्रीज आ जाता है, जो कि हमारे इंडिया का टाइम मैनेजमेंट डिग्री है। एज द अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट द प्लेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच गेन टाइम whereas the place west of Greenwich lose time। ये मैंने आपको बता दिया है कि जैसे ही हम अर्थ में मूव करते हैं वेस्ट टू ईस्ट में, तो जो प्लेसेस जो हैं ग्रीनविच लाइन से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, ईस्ट ऑफ ग्रीनविच गेन टाइम, यानी कि मान लीजिए ये ग्रीनविच लाइन है, अगर हम इसके ईस्ट में जाएंगे तो टाइम गेन होगा, टाइम प्लस होगा। whereas the places west of Greenwich lose time, और ग्रीनविच के लेफ्ट में जाएंगे तो टाइम जो है वो लूज करेगा, यानी कि टाइम जो है वो माइनस होगा। ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट। अब मैंने आपको बताया है, जैसे ये देखिए यहाँ पर 15 डिग्रीज का एक डिफरेंस है। 15 डिग्रीज में वो कितने टाइम को कवर कर रहा है? 1 घंटे को कवर कर रहा है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे 0 डिग्री है, 0 से 15 डिग्रीज में ये 15 डिग्रीज कवर कर गया, और टाइम देखिए ऊपर 12 AM से 1 PM हो गया। तो राइट साइड में ईस्ट में जाएंगे तो टाइम जो है वो गेन कर रहा है, टाइम जो है वो प्लस कर रहा है। और उतना ही अगर हम वेस्ट में जाएंगे, 0 से 15 डिग्री वेस्ट में जाएंगे तो देखिए 12 AM से 11 AM हो गया, यानी कि 1 घंटा कम हो गया, -1 आवर हो गया यहाँ पर। तो इतना इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक कैलकुलेशन देखिए, जो मैंने आपको कहा था कैलकुलेशन दिखा दूंगा आपको। तो वो कैलकुलेशन किस तरह से? 360 डिग्रीज है, जो कि 24 आवर्स के इक्वल है, यानी कि 24 आवर्स में हमारी अर्थ जो है कितना रोटेशन करती है? 360 डिग्रीज। अगर हम 1 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे इससे तो 24 आवर्स डिवाइड बाय 360 हो जाएगा। ये जो 360 है ये यहाँ पर इसके डाउन में चला जाएगा 24 के, और उसके बाद अगर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 आवर्स की जगह मैं मिनट करूँ तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू किस में चेंज हो गई है? मिनट में चेंज हो गई है। डिवाइड बाय 360, तो यहाँ पर कट डाउन करेंगे 66 जा 360 और 6 4 जा 24। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे सामने? 1 डिग्री की वैल्यू आ गई है 4। अब और कुछ यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइडेशन में बचा नहीं है, तो मिनट बचा है सिर्फ। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई है? 4 मिनट। अगर हम उसी को चेंज करते हैं, यहाँ पर दोबारा लिखते हैं 360 डिग्री इज इक्वल टू 24 आवर्स, और अगर हम आवर्स में वैल्यू निकालना चाहते हैं, ये हमने मिनट में वैल्यू निकाली है ना, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। अगर हम इसे ही आर में निकालना चाहें तो देखिए 360 डिग्री अपॉन में 24 कर दूंगा तो ये 1 आवर की वैल्यू निकाल देगा। अब इसी को हम काट पीट के करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, ये यहाँ पर 180 हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे तो 180 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 1 आवर, और इसे हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो 6 और 90, देन 6 जो है 90 से 15 के टेबल पर कटता है, तो 1 आवर की वैल्यू हमारे सामने आई है 15। और ये किस में थी? ये देखिए स्टार्टिंग में ये किस में थी? डिग्री में। तो 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्रीज।
तो ये भी हमारे सामने वैल्यू है। अब समझते हैं टाइम और लॉन्गिट्यूड को हमने देख लिया, अब लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम किस तरह से यूज होते हैं वो देखते हैं। तो द कैलकुलेशन ऑफ लोकल टाइम टेक्स प्लेस बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ द सन। अब लोकल टाइम जो है वो किस तरह से काम करता है, सन के मोशन पर बेस्ड काम करता है, जो कि हमने अभी रिसेंटली देखा है। इसमें ये जो है टाइम चेंज हो रहा है, यानी कि 1 घंटे में 15 डिग्री की रोटेशन हो रही है, 15 डिग्री प्लस या माइनस हो रहा है, तो ये सन के बेस्ड पर हो रहा है। तो ये डिवाइडेशन जो है ये लोकल डिवाइडेशन है, ये हमें ध्यान रखना है, लोकल टाइम डिवाइडेशन है ये। लोकल टाइम वेरीज एवरी 15 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड, यानी कि लोकल टाइम जो है उससे चेंजेस किस में होते हैं, हर एक 15 डिग्री के बाद 1 घंटा जो है बढ़ता है या घटता है, ये हमारे इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं। अब स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, द सेटिंग ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम हैपन्स बेस्ड अपॉन द टाइम सेट बाय द पर्टिकुलर कंट्री फॉर वेरियस लोकेशन। अब स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, एक सेटिंग की जाती है स्टैंडर्ड टाइम की, किस बेस पर की जाती है, कंट्री बेस पर की जाती है, कोई लोकेशन के बेस पर की जाती है, यानी कि खुद की कंट्री जो है वो अपना वेरी कर सकती है कि हमारा टाइम जोन क्या रहेगा। जैसे इंडिया का मैंने आपको टाइम जोन बताया है, कितना है, +5:30 GMT है, जो कि कितना डिवाइड करता है हमारे लिए, तो ये 82.5 डिग्रीज पे जो है वेरी करता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कंट्री के अकॉर्डिंग जो है टाइम चेंजेस होते हैं। स्टैंडर्ड टाइम रिमेन्स द सेम विद इन अ गिवन टाइम जोन। अब ये कंट्री डिसाइड करती है कि उसके अंदर कितने टाइम जोन जो है वो कंटेन कर सकते हैं। जैसे रूस के काफी ज्यादा टाइम जोन्स हैं, एक से ज्यादा हैं, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जरूरी नहीं है कि एक कंट्री का एक ही टाइम जोन हो, वो ज्यादा भी टाइम जोन हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि उनका एरिया कितना है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर जो है अफ्रीका से होते हुए भी ऊपर जो है यहाँ पर ग्रीनविच लाइन जो है क्रॉस कर रही है। ग्रीनविच लाइन का मेन जो आपको बताया था पॉइंट वो कौन सा था, तो इसका मेन पॉइंट जो था वो ग्रीनविच है, जो कि लंदन इंग्लैंड के अंदर है, और इंग्लैंड कहाँ है, यूके यानी कि ब्रिटेन के अंदर है। और वहीं हम इक्वेटर लाइन को देखें तो ये रही एक इक्वेटर लाइन, यहाँ से शुरू हो रही है जो मैंने डॉट लगाया है, और ये इस तरफ से वेस्ट से ईस्ट की तरफ में ये ड्रॉ कर रहा हूँ, जो है ये हमारी इक्वेटर लाइन है। तो 2 इंपॉर्टेंट लाइंस जो हैं इस चैप्टर में मैंने आपको बताई हैं, एक तो ग्रीनविच लाइन जो है और एक इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन जो है वो नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करती है, और ग्रीनविच लाइन जो है वो टाइम को डिवाइड करती है। टाइम को किस तरह से डिवाइड करती है, 0 से शुरू होकर +12 आवर्स तक जाती है और -12 आवर्स तक जाती है। अगर हम इस तरफ जाएंगे तो +12 आवर्स काउंट होंगे, अगर हम इस तरफ जाएंगे तो -12 आवर्स काउंट होंगे। अब ये जो ब्लैक लाइन आप इधर देख रहे हैं और ये जो इधर ब्लैक लाइन देख रहे हैं, ये एक ही है, यानी कि हम मैप पर इसे ड्रॉ करेंगे तो एक जो नक्शा है, एक जो मैप है, वो इस तरह से दिखाई देगा अर्थ का। लेकिन अगर हम 3D ग्राफिक में देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा हमें ये मैप, यानी कि वो टाइम्स जो हैं आपस में आकर मिलते हैं। ये नॉर्थ पोल से लेकर और साउथ पोल तक की डिस्टेंस जा रही है, और कर्विंग्स आ रही हैं जो कि पूरा शो कर रही हैं कि इधर से अगर हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो ये वाला कोना और ये वाला कोना बैक साइड में जाकर आपस में मिल जाते हैं, तो एक कर्व, एक राउंड शेप क्रिएट करते हैं। तो यानी कि जो -12 और जो +12 वाली लाइन है वो एक ही लाइन है, वो अलग अलग लाइंस नहीं है, ये 180 डिग्री पर जाकर मिलती हैं। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर की हमने अभी शुरुआत की है सिर्फ, अब चैप्टर में देखेंगे क्या कह रहे हैं चैप्टर में। इमेजिन दैट यू आर विजिटिंग अ सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम, हाउ वुड यू फाइंड द प्लेसेस यू वांट टू विजिट। अब मान लीजिए आप किसी सिटी में पहली बार जा रहे हैं, तो आप वहां पर अलग अलग प्लेसेस को कैसे ढूंढेंगे, वहां कैसे विजिट करेंगे। यू माइट आस्क अ लोकल पर्सन फॉर हेल्प और यू माइट लुक एट अ मैप ऑफ द सिटी। अब आप या तो काम करेंगे कि एक वहां के किसी लोकल रहने वाले पर्सन से हेल्प ले लेंगे, या फिर आपको मैप की हेल्प लेनी पड़ेगी, उस सिटी के मैप की। In previous grades you learned a little about maps and in this chapter you will study them in more detail। पहले वाली क्लासेस में आपने थोड़ा बहुत मैप के बारे में पढ़ा है, अब हम उसे और डिटेल में पढ़ेंगे। Let us play a game। Examine the map of this स्मॉल सिटी, फिगर 1.1। अब यहाँ पर हमें कहा है कि एक हमने मैप दिया है, ये एक तरह का मैप दिया है इन्होंने फिगर 1.1 में, जो अभी हम आगे देखेंगे। क्या करना है हमें इसमें, इमेजिन दैट यू जस्ट गो ऑफ अ ट्रेन एट द रेलवे स्टेशन एंड यू वांट टू विजिट द बैंक मार्क्ड ऑन द मैप। अब आपने रेलवे स्टेशन से बैंक जाना है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ताकि बार बार हमें आना ना पड़े। तो रेलवे स्टेशन से हमने कहाँ जाना है, बैंक जाना है। विच वे वुड यू गो, तो हम रास्ते ढूंढेंगे कि किस किस रास्ते को हम यूज कर सकते हैं, ये उस सिटी का मैप दिया है। आर देयर अदर पॉसिबल वेज, और अगर कोई और वेज हैं तो क्या हम वो भी ट्राई कर सकते हैं। कैन यू लोकेट द पब्लिक गार्डन, स्कूल और म्यूजियम। तो एक हमने पब्लिक गार्डन देखना है, एक हमने स्कूल देखना है और एक हमने म्यूजियम देखना है।
ये मार्क करने हैं हमने। इफ यू वांट टू प्रोसीड फ्रॉम द बैंक टू द मार्केट विच वे विल यू गो, और अगर हमें बैंक से मार्केट आना है तो भी हम कौन सा रास्ता चूज करेंगे वो भी हमने बताना है। दिस इज वेयर अ मैप्स कम्स इन हैंडी, और इस तरह से हम मैप जो है वो यूज करेंगे। तो देखिए फिगर पॉइंट 1.1 दिया हुआ है, इसमें ऊपर ही लेफ्ट कॉर्नर में जो है 4 डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए इंपॉर्टेंट है ये डायरेक्शंस। ऊपर हमें दिए लिखा है एन का क्या मतलब होता है, नॉर्थ डायरेक्शन, एस मीन्स साउथ डायरेक्शन, ई मीन्स ईस्ट डायरेक्शन और डब्ल्यू मीन्स वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन को जो है उत्तर दिशा कहा जाता है, और एस को कहा जाता है साउथ यानी कि दक्षिण दिशा, और ई जो है इसे कहा जाता है ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा, और डब्ल्यू जो है वेस्ट जिसे कि हम पश्चिम भी कहते हैं, वेस्ट यानी कि पश्चिम। तो ये 4 जो है डायरेक्शंस जो हैं जो हमारे लिए हमेशा मैप में और अदर वेज में कहीं पर भी पहुंचने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, हेल्पफुल होती हैं। अब हमें कहा था कि आप जो है शुरू में रेलवे स्टेशन पर हैं और वहां से आपको बैंक जाना है। तो ये रहा रेलवे स्टेशन और ये रहा बैंक। यहाँ से रेलवे स्टेशन से बैंक जाने के कौन कौन से रास्ते हैं, तो एक देखिए यहाँ से रास्ता निकला, हम हॉस्पिटल पहुंचे, आगे ये नगर पंचायत वाली लाइन पकड़ के और फिर हम बैंक पहुंच गए, या फिर हम हॉस्पिटल तो पहुंच ही चुके हैं, वहां से दूसरा रास्ता दिया है, यहाँ से इधर से जाकर हम बैंक पहुंच गए। तीसरा रास्ता कौन सा है, एक बड़ा सा रास्ता है, इधर से निकल रहा है, स्कूल से होते हुए, मार्केट होते हुए, फिर हम आगे जाकर बैंक पहुंच सकते हैं। उसके बाद हमें पब्लिक गार्डन जो है लोकेट करना है, ये रहा बड़ा सा पब्लिक गार्डन बना हुआ है। उसके अलावा हमने स्कूल और म्यूजियम लोकेट करने हैं, तो स्कूल ये रहा और म्यूजियम ये रहा। उसके अलावा हमें कहा था बैंक से मार्केट जाने के लिए आप कौन सा रास्ता यूज करेंगे, तो बैंक ये रहा, बैंक, वहां से हम मार्केट जाने के लिए एक सिंपल सा रास्ता जो है वो चूज करेंगे और मार्केट पहुंच जाएंगे आखिरकार। अब ये एक इमेजिनरी सा मैप है, और आगे हम देखते हैं क्या कहा है हमें चैप्टर में। अ मैप इज लाइक अ ट्रेजर गाइड, इट शोज यू वेयर थिंग्स आर एंड हाउ टू गेट टू देम। अब एक मैप जो है एक गाइड की तरह हमारे लिए हेल्पफुल होता है, जिससे कि हमें पता लगता है कि कौन सी चीज कहाँ पर है और हम उस जगह पर कैसे पहुंच सकते हैं। यानी कि जो वहां तक पहुंचने के लिए हम एक जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है क्या यूज करेंगे, डायरेक्शन यानी कि रास्ता चूज करेंगे। जो 3 मेन कंपोनेंट्स थे, अब 3 मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से थे, मेरा क्वेश्चन ये है। एक तो था डिस्टेंस कितनी है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिस्टेंस कितनी है, उसके अलावा क्या डायरेक्शन हम चूज करेंगे, और उसके अलावा क्या क्या सिंबल्स यूज किए जाएंगे, उसके लिए क्या क्या सिंबल हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर रेलवे स्टेशन से बैंक जाने के लिए कितनी डिस्टेंस कवर की, कौन सा जो है डायरेक्शन यूज की, और देखिए बैंक के लिए यहाँ पर ये सिंबल दिया है, रेलवे स्टेशन के लिए ये सिंबल दिया है। तो ये 3 मेन कंपोनेंट्स हमारे सामने अकम्प्लिश हुए ना। नोटिस द 4 एरोज इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द मैप। अब जो 4 ऊपर हमने डायरेक्शंस दे रखी थी वो मेजर कर लिए हैं, 4 एरोज यानी कि ये जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये 4 डायरेक्शंस दे रखी हैं। इसके बारे में हमें कहा है वी विल सून सी हाउ दे पॉइंट टू सम स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड मेक मैप्स इवन मोर हेल्पफुल। अब हम आगे चैप्टर में देखेंगे भी कि ये डायरेक्शंस जो है किस तरह से किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करने में हेल्प करती हैं, और मैप में भी और ज़्यादा कितनी हेल्पफुल होती हैं डायरेक्शंस। मैप में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं डायरेक्शंस, ये ध्यान रखिएगा। ऑन द मैप इन फिगर 1.1 गिवन ऑन पेज 8 मार्क द हॉस्पिटल देखना है हमने। उसके अलावा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ब्लू कलर्ड एरियाज, ब्लू कलर्ड जो एरियाज हैं वो रिवर होगी भाई। एंड व्हाट इज फार्दर अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, द स्कूल, द नगर पंचायत और द पब्लिक गार्डन। और ये भी हमें यहाँ पर बता देना है कौन कौन सी चीजें जो है नजदीक होंगी या दूर होंगी। ये आप सेल्फ ट्राई करेंगे एज अ क्लास एक्टिविटी फ्रॉम groups of 3 or 4 students each. Let each group try to draw a map of your school and some of the streets on roads that land to it and a few neighboring buildings. At the end compare all the maps and discuss. तो ये हमारे लिए कुछ एक्टिविटीज रहेंगी जो आपको करनी है, यानी कि एक अपने स्कूल का मैप ड्रॉ कीजिए। मान लीजिए स्कूल है तो यहाँ पर बता दीजिए कि यहाँ पर कितनी विंग्स हो सकती हैं इसके ऊपर। ये मान लीजिए एक कॉरिडोर आ रहा है, यहाँ से भी कॉरिडोर का रास्ता निकल रहा है, और ये आपका कॉरिडोर क्रिएट हो गया है। यहाँ पर जो है काफ़ी सारे रूम्स हैं, क्लासरूम्स हैं, और हर एक साइड जो है क्लासरूम भरे हुए हैं। मान लीजिए यह उसका मेन गेट है, यहाँ से कौन कौन सी रोड्स जा रही हैं वो आपको बता देना है। तो कितनी रोड्स निकल रही हैं उस तरह से ड्रॉ कर देना है, और आसपास कोई नेबर में बिल्डिंग है तो उसका भी हमें बता देना है, और एंड में हमें मैप को कंपेयर करके डिस्कस करना है। नाउ अ मैप एंड इट्स कंपोनेंट्स। अब एक मैप और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो यहाँ पर हमें बतानी है। फ्रॉम दिस सिंपल एग्जाम्पल वी अंडरस्टैंड दैट अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्रॉइंग ऑफ सम एरिया। इट मे बी अ स्मॉल एरिया, अ विलेज, अ टाउन, एटसेट्रा, अ बिगर एरिया, say your district or state.
और अ वेरी लार्ज एरिया लाइक इंडिया और इवन द होल वर्ल्ड। अब हमने जो ऊपर सिंपल सा एग्जांपल देखा, जो फिगर 1.1 में एक सिटी का एग्जांपल देखा अभी के अभी, उसके अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि एक मैप जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से की जा सकती है। वो एक ड्राइंग हो सकती है किसी भी एरिया की, अब चाहे वो छोटा सा एरिया हो, एक विलेज हो या एक टाउन हो, एक बड़ा एरिया हो जो कि डिस्ट्रिक्ट या स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर उससे भी बड़ा एरिया जो इंडिया या फिर पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहा हो। इन अ मैप यू लुक एट द सरफेस एज इफ यू आर व्यूइंग इट फ्रॉम द टॉप। अब एक मैप जो है उसकी सरफेस में आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप जो है एक मैप जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से, यानी कि बिल्कुल नॉर्थ डायरेक्शन से देखना शुरू कर रहे हैं। एक मैप जो है हम उसी तरह से तो एनालाइज करते हैं कि एक बॉक्स सा बना हुआ है, यानी कि एक मैप जो है एक शीट पर है तो उसकी डायरेक्शन ही तो हम चूज करते हैं। एन एटलस इज अ बुक और कलेक्शन ऑफ मैप्स। अब इंपॉर्टेंट लाइन है ये, यहाँ पर जो मैं बॉक्स में मार्क कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट है ये, कि एक एटलस जो है एक बुक है या फिर कलेक्शन ऑफ मैप्स भी हम इसे कह सकते हैं। एटलस जो है उसमें मैप्स का कलेक्शन होता है। एज यू विल डिस्कवर देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ मैप। अब हम मैप्स के अंदर जाते हैं तो मैप्स के पहले हमने कंपोनेंट्स देखे थे, अब यहाँ पर उसके टाइप्स देख रहे हैं, उसके काइंड्स देख रहे हैं। तो ये अलग अलग तरह के हैं, जिसमें फिजिकल मैप भी है आपके सामने, पॉलिटिकल मैप भी है और थीमेटिक मैप भी है। फिजिकल मैप क्या होते हैं? विच मेनली शो सम नेचुरल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, ओशंस एंड रिवर्स। सी एन एग्जांपल इन फिगर 5.2 इन दिस टेक्स्ट बुक। अब फिजिकल मैप क्या होते हैं? जिसमें कुछ नेचुरल फीचर्स दिखाए जाते हैं। अब वो नेचुरल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं? कोई माउंटेन हो सकता है, ओशंस दिखाए जा सकते हैं, रिवर्स भी दिखाई जा सकती हैं, जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाया जा रहा है। यहाँ पर ये आपके चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो है ये फिगर दे रखा है। ये एक फिजिकल मैप है जिसमें ये देखिए ओशंस दिखाए गए हैं, यहाँ पर काफी समुद्र दिखाया गया है बड़ा बड़ा, और साथ ही साथ यहाँ पर बड़े बड़े माउंटेन्स और रिवर्स को भी रिप्रेजेंट किया गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पर रिवर इंडस को रिप्रेजेंट किया गया है, और साथ ही साथ रिवर झेलम, चेनाब, रावी, रिवर ब्यास, रिवर सतलुज, रिवर सरस्वती, रिवर चंबल, रिवर यमुना, रिवर गंगा, बहुत सारी सभी रिवर्स को जो है इस मैप में रिप्रेजेंट किया गया है। माउंटेन्स को दिखाया गया है, यहाँ पर देखिए हिंदू कुश पर्वत दिखाया गया है, हिमालयाज को दिखाया गया है। तो इस तरह की जो चीजें हैं फिजिकल मैप में दिखाई जाती हैं। उसके बाद हमारे सामने है पॉलिटिकल मैप्स which shows details of countries or states, boundaries, cities, etc. For instance, a map of India with all its states, union territories and their capitals. अब political maps की बात करते हैं। इसमें क्या दिखाया जाता है? कोई भी countries दिखा देंगे, states दिखा देंगे, उनकी boundaries दिखा देंगे, छोटी छोटी cities दिखा देंगे, जैसे कि इंडिया और इसके सभी states को, union territories को और उनकी capitals को दिखा दिया। तो इस तरह के maps जो है political map में काउंट होते हैं। तो ये हमारे सामने एक political map है। इसमें अगर हम जूम करके देखें तो इसकी जितनी भी स्टेट बाउंड्रीज हो गई या और चीजें होगी, सभी चीजों को बहुत ही गहनता से यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर जैसे राजस्थान को दिखा दिया, गुजरात को दिखा दिया, महाराष्ट्र को दिखा दिया, फिर यहाँ पर कर्नाटका को दिखा दिया, नीचे यहाँ पर केरला को, तमिलनाडु को, आंध्र प्रदेश को, तेलंगाना को, इन सभी स्टेट्स की देखिए बड़ी बड़ी बीच बीच में लाइंस जो हैं काफी बन रखी हैं। तो ये स्टेट, सिटी और जितनी भी कंट्री बाउंड्रीज हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज या फिर स्टेट बाउंड्रीज, उन सभी को इसमें रिप्रेजेंट किया गया है। इस तरह के मैप्स जो हैं वो पॉलिटिकल मैप्स होते हैं। यहाँ पर ऊपर लिखा भी हुआ है पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। उसके बाद है थीमेटिक मैप विद अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। अब थीमेटिक मैप में कुछ खास तरह की जानकारी होती है। अभी खास तरह की जानकारी किस तरह की हो सकती है, इसके लिए हमें कहा है कि फिगर 6.3 और 8.1 जो है आपकी बुक में दे रखे हैं, उनमें देख लीजिए कि किस तरह की ये जानकारी हो सकती है। अब मैं बात करूं तो इसमें कुछ जियोग्राफिकल फीचर्स आते हैं जो कि नेचुरली विजिबल नहीं होते हैं, जैसे कोई लैंग्वेज के बारे में हो गया, या कहाँ कितना टेम्परेचर रह रहा है, कहीं कितनी पॉपुलेशन रह रही है, या फिर इससे रिलेटेबल और भी बहुत चीजें होती हैं जो सारी रिप्रेजेंट की जाती हैं थीमेटिक मैप के अंदर। चलिए देखते हैं इसको। तो ये देखिए ये है थीमेटिक मैप इस तरह का, जहां पर ये यहाँ पर हिंदू कुश पर्वत को रिप्रेजेंट किया है, हिमालयाज को रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पर ये देखिए मूसा खेल, हड़प्पा, कालीबंगा, करणपुरा और राखीगढ़ी, रूपनगर, मांडा, मोहनजोदड़ो, लखनजोदड़ो, तो ये सारी बालाकोट, चनुदड़ो, ये सारे एंशिएंट टाइम में जो है सिंधु के टाइम पर यानी कि इंडस सिविलाइजेशन के टाइम पर ये सारी जगहें थी, अवेलेबल थी। लेकिन अभी ये जो है रियल मैप में आपको नहीं
दिखाई देती हैं। तो इस तरह के मैप जो है थीमेटिक मैप होते हैं। ये आपकी बुक में फिगर 6.3 दिया हुआ है। अब ये देखिए फिगर 8.1 जो है आपकी बुक में दे रखा है, ये वेजिटेशन का दे रखा है, जिसमें देखिए राजमा का दे रखा है और व्हाइट लोबिया का दे रखा है, मूंग दाल का दे रखा है, बासमती, मसूर दाल, अरहर दाल, ये सारी देखिए अलग अलग जगह पर अलग अलग वेजिटेशन किस तरह से होता है। इस तरह की चीजें जो है थीमेटिक मैप में रिप्रेजेंट की जाती हैं। अब आगे देखते हैं। इन एडिशन देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। अब ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं उस क्वेश्चन में कि 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं मैप के। एक होता है डिस्टेंस, फिर डायरेक्शन एंड देयर आफ्टर सिंबल। You have already experienced the first two while navigating the map in figure 1.1. Let us now define them in more precisely. अब हमने distance देख लिया है और डायरेक्शन देख लिया। डिस्टेंस यानी कि मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है तो कितनी डिस्टेंस लगेगी और कौन सा रास्ता हम चुनेंगे, कौन सा पाथ यूज करेंगे, वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन सिंबल्स का क्या? तो सिंबल्स के लिए पढ़ते हैं हम। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ अ ह्यूज प्लेस कैन फिट ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर? इट इज ऑल थैंक्स टू द मैप्स स्केल। अब क्या आप सोचते हैं कभी कि एक बड़ी सारी जगह जो है एक छोटे से पेपर पर हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं? तो इसके लिए सारा श्रेय जाता है वो मैप की स्केलिंग सिस्टम पर जाता है। लेट अस गो बैक टू अ मैप ऑफ अ स्मॉल सिटी फिगर 1.1. ईच सेंटीमीटर ऑन द मैप एज प्रिंटेड हियर रिप्रेजेंट अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। Let us suppose it is 500 meters. अब यहाँ पर कह रहे हैं कि मान लीजिए फिगर 1.1 आपने देखा है तो उसके अकॉर्डिंग हम मान के चलते हैं कि 1 सेंटीमीटर की वैल्यू जो है वो कितनी मान के चलेंगे हम? 500 मीटर्स। यानी कि अगर आपको 1 किलोमीटर डिस्टेंस मेजर करनी है तो उसको आप 2 सेंटीमीटर मानकर चलेंगे। ये यहाँ पर हमें कहा है। We say that the scale is 1 centimeter is 500 meter. Now turn to the map of India figure 5.2 in chapter 5 of this textbook. अब हमने अभी हाल ही में जो फिजिकल मैप देखा था फिगर 5.2 वाला, उसके अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि जो स्केल रिप्रेजेंटेशन है वो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में रूलर के थ्रू हमने दे रखी है जिस पर 500 लिखा हुआ है। अबव इट्स लेंथ एंड किलोमीटर ऑन साइड इट इज सिंपली मींस दैट दिस रूलर व्हिच मेजर्स 2.5 सेंटीमीटर इन द प्रिंटेड मैप कोरेस्पॉन्ड्स टू 500 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। अब जो फिगर 5.2 दे रखा है आपको उसमें मेजरिंग बताई है कि 2.5 सेंटीमीटर के लिए जो वैल्यू चूज की है वो इन्होंने 500 किलोमीटर चूज की है उस मैप में। तो ये हमें ध्यान रखना है। So the actual distance between 2 points represented on the map depends on the scale that the map is using. तो सारी की सारी ले देकर बात इतनी ही है कि जो डिस्टेंस है एक जगह से दूसरी जगह का वो एक मैप में किस तरह से मेजर किया जाता है उसकी स्केलिंग के थ्रू कि उसका स्केल हमने क्या रखा है। जैसे यहाँ पर इन्होंने कहा कि 2.5 सेंटीमीटर के लिए उन्होंने 500 किलोमीटर यूज किया है उस मैप में। तो उसके अकॉर्डिंग हम डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं मेजर करके अपने स्केल से कि अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो वो 2000 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेगा। इस तरह से हम यहाँ पर डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। अब लेट अस एक्सप्लोर में क्या कह रहा है? ड्रॉ अ सिंपल मैप ऑफ अ स्कूल्स प्लेग्राउंड। लेट अस एज्यूम इट इज अ रेक्टेंगल। अब मान लीजिए एक स्कूल है उसका मैप बनाना है, वो जो है रेक्टेंगुलर शेप में है, 40 मीटर्स इन लेंथ एंड 30 मीटर्स इन विड्थ। अब मान लीजिए उसकी लेंथ है वो 40 मीटर्स है और विड्थ जो है वो 30 मीटर है। ये 40 मीटर इसकी लेंथ होगी और ये विड्थ जो है वो 30 मीटर हो गई है यहाँ पर। ड्रॉ इट प्रिसाइजली विद योर रूलर ऑन अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। और उसकी रूलिंग क्या करनी है कि 1 सेंटीमीटर को आपने 10 मीटर मानना है, यानी कि ये 30 मीटर है तो इसको 3 सेंटीमीटर मान लेंगे और ये 40 मीटर है तो इसको 4 सेंटीमीटर स्केलिंग कर देंगे। नाउ मेजर द डायगोनल of the rectangle. How many centimeters do you get? Using the scale, calculate the real length of the playground's diagonal in meters. अब हमने यहाँ पर डायगोनल जो है एक रेक्टेंगल का मेजर करना है, यानी कि ये जो रेखा होती है इसको मेजर करना है हमने, इसकी डायगोनल को रिप्रेजेंट करना है। तो डायगोनल जो है उसका निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, यानी कि जो डायगोनल है उसके लिए लेंथ का स्क्वायर करेंगे और विड्थ का स्क्वायर करेंगे। तो डायगोनल जो है हमारी आ जाएगी इस तरह से, रूट में चली जाती है एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने देखना है कि 40 मीटर इन लेंथ, तो लेंथ कितनी है 40 मीटर यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर और इसका रूट, ये हमारी क्या आ जाएगी इज इक्वल टू डी। तो डी हमारी यहाँ पर आ जाएगी 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 और इसको अंडर रूट में किया तो डी की वैल्यू आ गई हमारे सामने 5 इन सेंटीमीटर्स, यानी कि 50 मीटर्स जो है इसकी डायगोनल आ जाएगी मीटर्स में। तो इसका आंसर होगा 50 मीटर्स। लेट अस रिटर्न टू द 4 एरोज एट द टॉप राइट ऑफ द स्मॉल सिटीज मैप। अब उस छोटी सी सिटी का मैप देखें तो उसमें ऊपर 4 एरोज दे रखे थे, यानी कि इस तरह के एरोज दे रखे थे जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, विच
आर नॉर्थ एट द टॉप एंड मूविंग क्लॉकवाइज ईस्ट साउथ एंड वेस्ट, यानी कि नॉर्थ फिर क्लॉक की फॉर्म में घूमे तो यहाँ पर ईस्ट साउथ और वेस्ट। दीज आर कॉल्ड द कार्डिनल डायरेक्शंस। इंपॉर्टेंट है कि जो क्लॉकवाइज हमने 4 डायरेक्शंस यूज किए हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, ये क्या है? ये है कार्डिनल पॉइंट्स। अदर देन दोज इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर आल्सो यूज्ड। इसके अलावा इंटरमीडिएट यानी कि इनके बीचों बीच भी जो डायरेक्शंस आती हैं वो भी यूज की जाती हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, यानी कि जो नॉर्थ डायरेक्शन है आपकी ऊपर ऊपर और ये जो ईस्ट डायरेक्शन है इसके बीच में ये लाइन आएगी, ये होगा नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। नाउ मैप सिंपली हैव एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन व्हिच पॉइंट्स टू द नॉर्थ डायरेक्शन। सिंपल सी बात कही है हमें कि जो 4 डायरेक्शंस होती हैं उनमें जो एरोज के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं, छोटे छोटे सिंबल्स लगाए जाते हैं, जैसे एन जो है वो नॉर्थ को रिप्रेजेंट करेगा, एस साउथ को, डब्ल्यू वेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा और ई ईस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अब एन और ई के बीच में आएगा नॉर्थ ईस्ट, एस और ई के बीच में आएगा साउथ ईस्ट, एस और डब्ल्यू के बीच में आएगा साउथ वेस्ट और एन और डब्ल्यू के बीच में आएगा नॉर्थ वेस्ट। ये 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस जो हैं इनका भी हमें ध्यान रखना होता है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। Now let's explore. Consider the map of the small city. Again identify the correct and incorrect statements in the list given below. अब कुछ जो वर्क हैं वो आपके लिए यहाँ पर दिया गया है, ये आपको खुद करना है। Let us explore वाला कि जो मैप हमने 1.1 फिगर में देखा था उसके बेसिस पर यहाँ पर हमें आंसर जो है वो दिखाने हैं कि क्या क्या आंसर जो है इसके हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें दिया है सिंबल्स के बारे में। तो 2 हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे अभी तक मैप के, एक तो डायरेक्शन और दूसरा डिस्टेंस। अब थर्ड है सिंबल। सिंबल्स क्या होते हैं? सिंबल्स आर अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप्स। अ मैप हैज स्मॉल ड्राइंग ऑफ एक्चुअल बिल्डिंग्स एंड अ फ्यू अदर एलिमेंट्स बट देयर वुड नॉट बी इनफ स्पेस ऑन द मैप ऑफ अ लार्ज सिटी और अ कंट्री टू ड्रॉ देम ऑल। अब एक सिंबल्स क्या होते हैं? मैप के अंदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। हमारे मैप में हम छोटी मोटी ड्राइंग्स में एक्चुअल बिल्डिंग्स को जो है छोटा करके दिखा सकते हैं या फिर कुछ और छोटे कंपोनेंट्स को भी हम दिखा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए एक बड़ी सिटी का मैप दिखा रहे हैं हम या फिर एक कंट्री का मैप दिखा रहे हैं तो उसमें इतना स्पेस नहीं होता है कि हम छोटी छोटी चीज को बहुत ही बड़े ओहदे पर दिखा सकें, बहुत ही बड़े लेवल पर दिखा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो हम दिखाएं भी, ऐसा भी नहीं होता है क्योंकि इतना स्पेस नहीं होता है भाई एक पेज में। इंस्टेड अ सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट दीज फीचर्स। तो इसके लिए ही उस बिल्डिंग को या उस जगह को दिखाने के लिए हम सिंबल्स यूज कर लेते हैं। सिंबल्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिल्डिंग्स, फॉर इंस्टेंस अ रेलवे स्टेशन, अ स्कूल, अ पोस्ट ऑफिस, फॉर रोड्स एंड रेलवे लाइंस एंड फॉर नेचुरल एलिमेंट्स सच एज अ रिवर, पॉन्ड और अ फॉरेस्ट। तो उसी चीज को हम रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे बिल्डिंग को दिखाने के लिए मान लीजिए रेलवे स्टेशन दिखाना है, स्कूल दिखाना है, पोस्ट ऑफिस दिखाना है तो उसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे। किसी भी रोड को दिखाना है या रेलवे लाइन को दिखाना है उसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे। कोई भी नेचुरल एलिमेंट है जैसे एक रिवर है उसको दिखाना है तो उसके लिए भी हम सिंबल यूज करेंगे। किसी पॉन्ड या फॉरेस्ट को दिखाना है उसके लिए भी हम सिंबल यूज करेंगे, क्योंकि हर एक बिल्डिंग को वहां पर दिखाया जाए ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती है एक बड़े मैप में। इन दैट वे न्यूमरस डिटेल्स कैन बी शोन इन द लिमिटेड स्पेस अवेलेबल ऑन अ मैप। तो इस तरह से हम एक मैप में काफी छोटी छोटी चीजों को सही तरीके से दिखा सकते हैं उनके सिंबल्स के थ्रू। तो सिंबल इस तरह से हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए। टू मेक मैप्स मोर इजीली अंडरस्टूड by a variety of users, map makers use specific symbols। तो एक मैप को यूजर्स जो हैं अच्छे से वैरायटी से समझ सकें उसके लिए वो सिंबल्स का यूज करते हैं। डिफरेंट कंट्रीज यूज डिफरेंट सेट्स ऑफ सिंबल्स। और ये भी बात है कि हर एक अलग अलग कंट्री जो है अपने अलग अलग सिंबल्स यूज करती है मैप में। द सर्वे ऑफ इंडिया, अ गवर्नमेंट बॉडी, हैज फिक्स्ड अ सेट ऑफ सिंबल्स फॉर मैप्स ऑफ इंडिया और पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, मार्क कर लीजिए कि जो द सर्वे ऑफ इंडिया है ये गवर्नमेंट बॉडी होने के साथ साथ ये सेट ऑफ सिंबल्स जो है मैप के लिए बनाती है। इंडिया में जितने भी मैप्स बनते हैं उसमें किस तरह के सिंबल्स यूज होंगे ये कौन डिसाइड करता है? द सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अ स्मॉल सिलेक्शन ऑफ देम इज शोन इन फिगर 1.2 ऑन पेज 12। और पेज 12 पर 1.2 फिगर में ये थोड़े बहुत जो है दिखाए गए हैं। ड्रॉ अ रफ मैप ऑफ योर लोकेलिटी और योर विलेज इंक्लूडिंग योर होम, स्कूल एंड अ फ्यू अदर important landmarks. Show the cardinal directions and use a few of the symbols shown in figure 1.2 on page 12 to mark some important features. अब पेज 12 पर 1.2 फिगर दे रखा है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स दिए हुए हैं, उनका यूज करते हुए हमने अपनी लोकेलिटी, अपने विलेज का जो है रफ मैप जो है वो ड्रॉ करना है, जिसमें हम कार्डिनल डायरेक्शंस यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट इन डायरेक्शंस को भी दिखाएं।
तो ये भी आप एक मैप पर ड्रॉ करके देखिएगा। अब यहाँ पर ये सिंबल्स दे रखे हैं। अब देखिए रेलवे लाइन, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, रेलवे स्टेशन, इनके लिए सिंबल हैं। ब्रॉड गेज के लिए इस तरह का सिंबल है, मीटर गेज के लिए इस तरह का सिंबल है, रेलवे स्टेशन के लिए इस तरह का सिंबल है। तो देखिए यहाँ पर रेलवे स्टेशन से रिलेटेड जो सिंबल्स हैं वो मैंने यहाँ पर दिखाए हैं। रेलवे लाइन जैसे कि नैरो गेज जो है वो 2 फीट की भी होती है और नैरो गेज जो है वो 2 फीट और 6 इंच की भी होती है। मीटर गेज 3 फीट एंड 3/8 इंच की होती है। स्टैंडर्ड गेज जो है वो 4 फीट 1/2 इंच की होती है और ब्रॉड गेज जो है वो 5.5 फीट की होती है। तो ये रेलवे लाइंस के बीच में जो गैप है उसको मेजर करके ये गेज में दिखाया जाता है। इस तरह से ये सिंबल्स यूज होते हैं। सिंबल्स अभी हमने यहाँ पर देखे हैं। उसके बाद रोड्स के बारे में है जो कि मेटल्ड और अनमेटल्ड होती हैं। अब मेटल्ड रोड को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है और अनमेटल्ड रोड को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे भी हम डायग्राम में देखेंगे। तो देखिए मेटल्ड रोड जो होती हैं, जो मटेरियल से बनाई गई होती हैं, पक्की सड़कें होती हैं, जो वेल फर्निश्ड होती हैं, उन्हें मेटल रोड्स कहा जाता है। जो कि काफी छोटे छोटे स्टोन्स को मिलाकर और रोड की सरफेस को अच्छे से बनाकर तैयार की जाती हैं। ड्यूरेबल सरफेस होती है उनकी, यानी कि ज्यादा ड्यूरेबल होती हैं, वो ज्यादा लॉन्ग टाइम यूज के लिए होती हैं। उन्हें हम मेटल रोड कहते हैं। वहीं साथ ही साथ अगर हम अनमेटल्ड रोड को देखें तो ये कच्ची सड़कें होती हैं जो कि गांवों पर या पगडंडी बनाई जाती है, जो उन्हें हम जो है अनमेटल्ड रोड कह सकते हैं, जो कि रूरल एरिया में अनमेटल्ड रोड यूज की जाती हैं। उसके बाद बाउंड्रीज जो कि इंटरनेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट की होती हैं। तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज यानी कि कोई कंट्री दूसरी कंट्री से मिल रही है तो वहां पर इस तरह की बाउंड्री दिखाई जाएगी। कोई स्टेट जो है उसमें यहाँ पर इस तरह की बाउंड्री दिखाई जाएगी। और अगर सिटी या डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो वहां पर इस तरह की बाउंड्री दिखाई जाएगी, इस तरह की लाइन्स दिखाई जाएंगी। रिवर के लिए ये सिंबल है, वेल यानी कि कुएं के लिए ये है, टैंक के लिए ये है, कैनाल के लिए ये है और ब्रिज के लिए इस तरह का सिंबल यूज होता है। टेंपल के लिए इस तरह का सिंबल यूज होता है, चर्च के लिए इस तरह का, मॉस्क के लिए इस तरह का और छतरी के लिए इस तरह का सिंबल यूज होता है। अब पोस्ट ऑफिस के लिए सीधा सिंबल यूज होता है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस के लिए ये सिंबल यूज होता है और पुलिस स्टेशन के लिए इस तरह का सिंबल यूज होता है। सेटलमेंट के लिए इस तरह का सिंबल यूज होता है और ग्रेवयार्ड, दफनाने वाली जगह के लिए इस तरह का सिंबल यूज होता है। सेटलमेंट क्या होते हैं? एक ऐसा प्लेस जहां पर लोग रहते हो उन्हें सेटलमेंट यानी कि लैंड एरिया को कहा जाता है। और ट्रीज के लिए इस तरह का सिंबल यूज होता है मैप में और ग्रास के लिए इस तरह का सिंबल यूज होता है। ये सारे ऑफिशियल सिंबल्स हैं जो कि द सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू जो है रिप्रेजेंट किए गए हैं, यूज किए जाते हैं। सिलेक्शन ऑफ सिंबल्स कॉमनली यूज्ड इन मैप्स। तो ये सारे सिंबल्स जो हैं ऑफिशियली यूज किए जाते हैं अभी तक। और उसके बाद है मैपिंग द अर्थ, यानी कि अर्थ पर हम किस तरह से मैपिंग कर सकते हैं, मैप बना सकते हैं अर्थ के, उसके बारे में है। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।